क्या भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक नया विभाजन शुरू हो चुका है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो नियम बनाए हैं उन्हें लेकर देश के कैंपसों में तूफान मच गया है। एक तरफ इसे सामाजिक न्याय का ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे काला कानून कहकर वापस लेने की मांग हो रही है। आखिर इन नियमों में ऐसा क्या है जो देश को दो हिस्सों में बांटता जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नई अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना का नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। इस नियम का मकसद साफ है, देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को जड़ से खत्म करना। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नियम सच में समानता लाएगा या फिर ये एक नया असंतुलन पैदा करेगा? इस नियम की जड़ें दरअसल बहुत गहरी हैं। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, ये नाम आपने सुने होंगे। जाति आधारित भेदभाव के चलते इन युवाओं ने अपनी जान दे दी थी। 2007 में थोराट कमेटी की रिपोर्ट आई। 2019 में आईआईटी दिल्ली के अध्ययन में 75% वंचित छात्रों ने भेदभाव की बात कही और अब सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं पहुंच चुकी। तो आखिर इन नए नियमों में क्या है? इन नए नियमों की बात करें तो सबसे पहला नियम जो आता है वो ये है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों, शिक्षकों या कर्मचारियों के साथ जाति के नाम पर किसी भी तरह का भेदभाव पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। जो दूसरा नियम निकल कर आता है वो ये है कि हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य है। इन कमेटियों में एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व जरूरी होगा। तीसरा पहलू यह है कि शिकायतों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन, समयबद्ध कार्रवाई और हर 6 महीने में रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य। चौथा कि अगर कोई संस्थान नियमों का पालन नहीं करता तो उसे यूजीसी की योजनाओं से बाहर किया जा सकता है और उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। सुनने में यह सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असली सवाल भी यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इन नियमों को लेकर देश में आज काफी तीखी बहस छिड़ चुकी है। एक तरफ कहा जा रहा है कि यह सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, जातिगत भेदभाव की सदियों पुरानी समस्याओं का यह ठोस समाधान है। लेकिन दूसरी तरफ खासकर सामान्य वर्ग के सवर्ण छात्रों और शिक्षकों में गुस्सा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग चल रहे हैं यूजीसी रोल बैक, यूजीसी काला कानून वापस लो। अब इन आलोचनाओं के मुख्य बिंदु सुनिए। पहला, इन नियमों में भेदभाव का शिकार केवल एससी, एसटी और ओबीसी को ही माना गया। सामान्य वर्ग के साथ अगर भेदभाव होता है तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं, यानी पीड़ित और अपराधी पहले से ही कहीं ना कहीं तय है। दूसरा कि झूठी शिकायत दर्ज होने पर कोई सजा का प्रावधान नहीं। फरवरी 2025 के ड्राफ्ट में यह प्रावधान था। इससे किसी भी निजी दुश्मनी या स्कोर सेटलिंग के लिए इसका दुरुपयोग हो सकता है। तीसरा पहलू कि भेदभाव की परिभाषा इतनी व्यापक है कि कोई भी छोटी बात, यहां तक कि कम अंक मिलना या कक्षा में बहस भी भेदभाव की श्रेणी में आ सकती है। चौथा पहलू, कैंपस में पुलिस, एनजीओ और इक्विटी एम्बेसडर की घुसपैठ से एकेडमिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। अब इसी को लेकर ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि जनरल कैटेगरी को हमेशा अपराधी मान लिया जाता है, ये नियम कैंपसों को विभाजित करेगा। एक अन्य यूजर ने इसे कांग्रेस के सांप्रदायिक हिंसा विधेयक से तुलना करते हुए कहा, ये एक तरफा संरक्षण का खेल है। लेकिन यहाँ एक और अहम पहलू है जिस पर बात करना जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सामान्य वर्ग का डर बेबुनियाद है, तो आपको ये जानना होगा कि पिछले 1 साल में लखनऊ सहित कई अदालतों ने एससी एसटी कानून के दुरुपयोग में कई चौंकाने वाले मामलों पर फैसले दिए हैं। अक्टूबर 2025 में लखनऊ के विशेष न्यायाधीश ने एक महिला को 3 साल की सजा सुनाई। उसने जमीन के विवाद में एससी एसटी कानून का झूठा इस्तेमाल किया था। इससे पहले अगस्त 2025 में एक अदालत ने वकील परमानंद गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसने एक दलित महिला का इस्तेमाल करके 18 झूठे रेप और एसटी एसटी के मामले दर्ज करवाए थे। अदालत ने उनसे वकील के भेष में अपराधी और भेड़ की खाल में भेड़िया कहा था। जून 2025 में एक अन्य महिला को 7.5 साल की सजा हुई। उसने झूठा गैंगरेप और एससी एसटी का मामला दर्ज कराया था। दोनों आरोपियों को 3 महीने जेल में बिताने पड़े। एक आरोपी के मुकदमे के दौरान ही मौत भी हो गई। एक न्यायाधीश ने अपने 99 पन्नों के फैसले में लिखा था, झूठे आरोपों से व्यक्ति की मानसिक सेहत और व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ता है, कलंक का ठप्पा लग जाता है और आत्मसम्मान पुनः पाना मुश्किल हो जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि कानूनी गिरोह कमजोर लोगों का शोषण करके सुरक्षात्मक कानूनों का दुरुपयोग करते हैं, पैसे ऐंठने के लिए
विरोधियों को परेशान करने के लिए और न्यायिक व्यवस्था को झूठे मुकदमों से भरने के लिए। अब सवाल यह है कि अगर न्यायपालिका खुद इन कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता जता रही है तो नए यूजीसी नियमों में झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान क्यों नहीं है? क्या यह डर अनुचित है कि कैंपस में भी ऐसा हो सकता है कि निजी दुश्मनी, नंबर का विवाद या राजनीतिक प्रतिद्वंदता में कोई भी किसी के खिलाफ झूठी शिकायत कर दे? लेकिन यहाँ एक और सवाल अहम है जिस पर किसी के नजर नहीं जा रही। अधिकांश बहस छात्रों पर केंद्रित है, लेकिन असली समस्या कहीं और है। भेदभाव की जड़ें कैंपस की संस्कृति में है, फैकल्टी में है, प्रशासन में। अगर शिक्षकों और कर्मचारियों में SC, ST, OBC का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ाया गया, अगर संरचनात्मक असमानता को नहीं तोड़ा गया, तो ये नियम भी कागजों तक रह जाएगा। IIT और IIM जैसे प्रीमियम संस्थानों में SC, ST, OBC फैकल्टी की संख्या 5 से 15% से भी कम है। अगर वही प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ा तो नीतियां, मूल्यांकन और संस्कृति कैसे बदलेगी? ये वही सवाल है जो शायद आज कोई नहीं पूछ रहा, और शायद ये वही कौन है जो इस पूरी बहस को एक नई दिशा दे सकता है। अब देखना यह होगा कि सरकार आखिर इस विवाद पर क्या रुख अपनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं, सोशल मीडिया पर आक्रोश बढ़ रहा है, विपक्षी दल भी इस मुद्दे को उठा सकते हैं। क्या यूजीसी नियमों में संशोधन करेगा? क्या झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान फिर से जोड़ा जाएगा, जैसा कि बहुत सारी अदालतों ने SC, ST एक्ट में बताया था? या फिर यह नियम भी वैसे ही लागू होगा और कैंपस में एक नया तनाव पैदा होगा? समानता जरूरी है, पर सामाजिक न्याय भी जरूरी है। समानता जरूरी है, सामाजिक न्याय जरूरी है, लेकिन किसी भी कानून की सफलता इस बात में नहीं कि वो कितना सख्त है, बल्कि इस बात में है कि वो कितना संतुलित और न्यायपूर्ण है। अगर एक वर्ग को संरक्षण देते हुए दूसरे वर्ग को असुरक्षित बना दिया जाए तो यह समानता नहीं, ये एक नया विभाजन है। लखनऊ की अदालतों ने जो उदाहरण पेश किए वो इस बात की चेतावनी है कि सुरक्षात्मक कानूनों का दुरुपयोग हो सकता है। और जब न्यायपालिका खुद इस बात पर चिंता जता रही है तो नीति निर्माताओं को भी इस पर ध्यान देना, क्योंकि न्याय तभी होगा जब वास्तविक पीड़ितों को संरक्षण मिले और निर्दोषों को झूठे आरोपों से बचाव भी मिले। और विभाजन से कभी किसी राष्ट्र का अच्छा निर्माण नहीं हो सकता। बहरहाल ये बहस अभी शुरू हुई है और ये तय करना हम सबका दायित्व है कि हम किस तरह की उच्च शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सबको साथ लेकर चले, या एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो हर कदम पर विभाजन की खाई खोदती रहे? अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।